नमस्कार दोस्तों। आज यानी 2 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस्ड डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और आज आपसे अनुरोध है कि देखिए आज थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना, क्योंकि आज बजट से रिलेटेड जो न्यूज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे साल इन्हीं न्यूज़ पर चर्चा होती रहेगी। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए कल बजट में, पूरे साल प्रीलिम में भी और मेंस में भी यही पॉइंट्स घूम फिर के दोबारा से दोबारा आते रहेंगे। तो आज का ये लेक्चर में आपने ध्यान दिया तो आपको आगे दिक्कत आएगी नहीं। तो पहली जो न्यूज़ है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जोड़ दीजिए, या फिर किसी भी प्रीलिम में भी अगर क्वेश्चन आए तो हाँ या ना में या राइट और रॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको पता है कंटेक्स्ट क्या था। 20,000 से ऊपर, एक सेकंड, 20,000 से पहले ऊपर अगर कोई चंदा लेता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी 20,000 से ऊपर चंदा लेती थी तभी उसे हिसाब किताब देना पड़ता था। यानी 20,000 से नीचे अगर वो चंदा लेते थे तो उनको हिसाब किताब नहीं देना पड़ता था। तो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती थी। ब्लैक मनी से ये चंदा लेते, लेकिन अब इनको दिखाना ना पड़े इतना सारा चंदा कहाँ से आया, तो ये क्या करते थे, फर्जी नाम बनाते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने उसके जब अकाउंट का खुलासा हुआ तो 2,000 रामलाल ने मतलब सेम नाम के 2,000 रामलाल ने इनको पैसे दिए 20,000 से नीचे, ताकि हिसाब ना दिखाना पड़े। मतलब वो सिर्फ उनके खुद के मेंटेनेंस के लिए था। तो कहने का मतलब ये पहले 20,000 की जो लिमिट थी इसको एक्सप्लॉइट करते थे। अब गवर्नमेंट ने 20,000 से कम करके ये लिमिट रख दिया 2,000 की। अब आप कहोगे कि देखिए ये तो सरकार तो क्या करेगी, ये मतलब जो लोग हैं जिनको करप्शन करना है यानी पॉलिटिकल फंडिंग में, तो वो तो 2,000 से नीचे वालों का नाम भी ढूंढ लेंगे, जो हमने सुबह डिस्कस किया था। तो इस बात पे अरुण जेटली जी का कमेंट पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा कि देखिए इतना आसान नहीं होगा, इतना सारा, अब इतना भारी चंदा मिला है, करोड़ों रुपए में चंदा मिलता है इनको, 1,000 करोड़ का मिला, फिर इतना का मिला, तो 10 गुना ज़्यादा नाम सोचने पड़ेंगे और ज़्यादा अकाउंटिंग वगैरह काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो धीरे धीरे और भी रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, कि एक शुरुआत है। तो आप उसी डायरेक्शन में इसे समझ के देखिए। और एक दूसरी बात यह है, एक रिफॉर्म ये किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चेक या फिर डिजिटल मोड से चंदा ले सकती हैं। और एक और, जो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करना कंपलसरी है। पहले ये इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल करते थे, फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन्होंने आदेश दिया कि आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं वो दिखाइए जनता को। तो कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी इनके लिए कर दिया। अब दूसरी बात है, एक जो इसका अपोजिट व्यू निकल के आता है, जिस प्रकार से सभी टाइप के व्यू हैं इसमें, अपोजिट पक्ष के, और गवर्नमेंट ने किया क्या है, ये कहते हैं कि देखिए जब तक आप कॉर्पोरेट फंडिंग पे लगाम नहीं लगाओगे, जो ब्लैक मनी से चंदा देते हैं तब तक कुछ हो नहीं सकेगा। और सारा जो है ये करप्शन कॉर्पोरेट फंडिंग के कारण ही होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आनी चाहिए। और ये बात होता है कि हाँ, ये जो सारा जो मैकेनिज्म है तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ये रिपोर्टेड नहीं होगा। मतलब चाहे आप 1,000 का लीजिए, जो पॉइंट हमने सुबह डिस्कस किया था, चाहे आप 1,000 रुपये का चंदा लीजिए, चाहे 100 रुपये का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ रिपोर्टेड होना चाहिए, सबके नाम आने चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा तो ये सुधार नहीं होगा। और एक हमने सुबह जो बात डिस्कस करी थी वो थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या माजरा होते हैं, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पहले क्या दिक्कत आती थी, अगर एक कंपनी किसी पर्टिकुलर पार्टी को चंदा देती थी तो होता क्या था, कल को किसी दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती तो वो बदला लेती थी उस पार्टी से। मान लीजिए किसी ने बीजेपी को पैसे दिए, तो फिर बाद में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो उस कंपनी से बदला लेगी कि आपने बीजेपी को क्यों पैसे दिए थे इलेक्शन के टाइम में। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स काम क्या करेंगे, हर एक बैंक यानी कोई भी ऑथराइज्ड बैंक ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचेंगे, और कोई कंपनी होगी वो इन बैंक्स के पास जाएगा और बॉन्ड्स खरीद लेगा। अब बॉन्ड्स का क्या होगा, मतलब कागज मिल गए, बॉन्ड्स का मतलब एक पेज मिल गया। अब क्या होगा, अब बैंक को तो ये पता है, इतने बंदे ने, मान लीजिए रोमन सैनी है, रोमन सैनी ने किसी पार्टी को चंदा देना चाहता है, उसने बैंक में गया और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद लिया 1,000 रुपए के। अब बैंक को ये तो पता है कि रोमन सैनी ने 1,000 रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, लेकिन बैंक को ये तो नहीं पता ना कि ये किसको जाके देगा। अब रोमन सैनी जाएगा, बीजेपी को पैसे दे देगा, कांग्रेस को पैसे दे देगा और बीएसपी को दे देगा, सबको थोड़े थोड़े अपनी मर्जी से डिवाइड कर देगा। यानी इसने चालाकी खेल ली, रोमन सैनी ने सबको पैसे डिवाइड कर दिए। अब किसी को पता ही नहीं लगा, यानी कि बीजेपी को तो कागज मिल गया। अब बीजेपी को कागज मिल गया, यानी बॉन्ड का कागज मिल गया, वो बैंक के पास में जाएगा और उसे रिडीम करके पैसे ले लेगा बैंक से। ऐसे ही कांग्रेस करेगी, ऐसे ही बीएसपी मरेगी, किसी को पता नहीं मिला लगा आपस में। तो यह फायदा होगा। बैंक को ये तो पता है कि रोमन सैनी ने 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे, ये नहीं पता है कि बैंक को कि किसको कौन सी पार्टी को दिए, और ये सारा का सारा व्हाइट मनी है। समझ गया, बैंक के पास में बॉन्ड जाके खरीदेंगे तो व्हाइट मनी है ना वो। तो ये पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चक्कर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या मिला है इस पूरे में, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके हाउसिंग में इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सुबह हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल गया, तो अब इनको जो है हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें ये सहायक सिद्ध होगा और ज़्यादा से ज़्यादा घर बना सकेंगे। इनको एक तरह से सब्सिडी मिल जाएगी,
गवर्नमेंट की टैक्स या सब्सिडी में इनको इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जो होती है लोकल पेंशन कंपनी से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से, वहाँ से इनको लोन मिल जाएगा आसानी से। लेकिन एक जो यहाँ पे कंसर्न है वो लैंड कोस्ट का है। ये कहते हैं कि देखिए आप कितना भी जो है ये आसान कर दीजिए, लेकिन जब तक आप जो लैंड की कॉस्ट नहीं कम करेंगे या फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि शहरों में लैंड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और उससे भी ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आती है। और उसके बाद में देखिए सरकार ने एक और क्या किया, सुबह हमने पढ़ा था कि जो बिल्डर्स को इंसेंटिव देगी सरकार, और एक और सरकार ने ये की कि प्रॉफिट लिंक्ड इनकम टैक्स एग्जम्पशंस दे दी अफोर्डेबल जो प्रमोटर्स होते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो कंपनी के जो मालिक हुए वो प्रमोटर हुए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के भी प्रमोटर होते हैं अगर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल से बनाया जाता है तो अब उनके लिए अगर टैक्स एग्जम्पशंस दे दी या काइंड ऑफ इंसेंटिव ही है ये, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और हाउसिंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो। और कारपेट एरिया में भी रिफॉर्म्स लेके आई है, एक एक जो कितना लेके आई है ये बस पॉइंट आप ये मत याद रखिए, जैसे कारपेट एरिया 50 से घटा के 20, वो तो काफ़ी माइन्यूट पॉइंट हो गए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन 4-5 पॉइंट है ना इन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो याद रखिएगा। जैसे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये इंसेंटिव्स दे दिए बिल्डर्स को यानी प्रमोटर को तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा कारपेट एरिया है उसमें गवर्नमेंट ने सुधार किए। चौथा पॉइंट ये है नेशनल हाउसिंग बैंक है उसको इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स है उसको रीफाइनेंस कर दिया 20,000 करोड़ तक का बढ़ा दिया, पहले ये कम था। नेशनल हाउसिंग बैंक जो लोन देती है उसके दायरे को बढ़ा दिया। तो 4-5 पॉइंट है, अगर हाउसिंग का आ जाए तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना। ये पॉइंट्स कहाँ काम आएंगे? ये पॉइंट्स हर जगह काम आएंगे। जब हाउसिंग पे कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें जरूर पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने रिसेंट में क्या किया है। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पुराना थोड़े ना लिखोगे कि 20 साल पहले नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, वो सबको पता किया था। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने नया, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या इंटरव्यू जो प्रीलिम के लिए? नेशनल हाउसिंग बैंक देखिए एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये होते हैं ना डेवलपमेंट, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड उन बैंकों को लोन देता है जो रूरल एरिया में बैंक लोन देते हैं। ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक उन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन देता है जो हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, यानी जो लोग लोन देते हैं जो इंस्टीट्यूशंस उनका बाप है ये एक तरह से, सीधा अगर लेमन टर्म्स में आप कहो तो। जैसे नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक को देता है वैसे ये नेशनल हाउसिंग वाले देते हैं। ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग है, आईडीएफसी जो आईएफसी, ऐसे ही हर क्षेत्र के लिए 4-5 से हमारे हैं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और आगे क्या है, टूरिज्म सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया? टूरिज्म सेक्टर में देखिए 5 स्पेशल टूरिज्म जोन्स बनाए जाएंगे स्टेट के साथ पार्टनरशिप में, और एक तरह से इनको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाएगा, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर आपको पता है काफ़ी एक जॉब क्रिएटिव सेंटर है। अगर टूरिज्म किसी भी जगह पे क्रिएट होता है तो आसपास की सभी जो चीज़ें होती हैं हमारी इकोनॉमी वहाँ पे बूम करती है। गोवा का एग्जांपल ले लीजिए, जो यूपी के सिटीज़ हैं, मथुरा वगैरह ले लीजिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र ले लीजिए। तो टूरिज्म जब ग्रो करता है तो सारा सेक्टर जो इससे अटैच्ड होता है वो भी ग्रो करता है। तो इसीलिए 5 स्पेशल जोन लाई है गवर्नमेंट, स्टेट की सहायता से बनाया पड़ेगा, मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होता है। और एक और ये पॉइंट गवर्नमेंट ने दूसरा पॉइंट है, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन चलाया गया था। अतुल्य भारत एक ऐड आती थी टीवी पर, तो इसका अब कैंपेन 2.0 चलाया जाएगा। डेडिकेटेड ट्रेन चलाई जाएंगी टूरिज्म और पिलग्रिमेज तीर्थयात्रियों के लिए। उसके अलावा स्पेसिफिक थीम्स, स्वदेश दर्शन स्कीम हमने डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। उसमें किसी जो एक पर्टिकुलर थीम पे फोकस किया जाता था, आपस में सिटीज़ को ऐड किया जाता था इस थीम में। जैसे राम से रिलेटेड सिटीज़ को आपस में अटैच कर दिया, जैसे अयोध्या या फिर कोई और दूसरी राम से रिलेटेड सिटी है, या फिर कृष्ण से रिलेटेड, भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे मथुरा, द्वारका, इन सब को आपस में एक तरह से लिंकेज बना दिया ताकि कोई कृष्ण भगत है तो वो आपस में जल्दी से मूव कर सके। तो ये सारे 10 थीमेटिक सर्किट्स हैं गवर्नमेंट ने जो चलाए हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट। तो ये सब याद मत रखिएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा याद रखिएगा इसे। तीसरा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है ये। पांचवा जो पॉइंट है, जो प्रसाद की स्कीम है उसमें एक बढ़ा दी है, पहले 12 थी ना, अब 13 है। यहाँ पे 13 लिखा हुआ, 13 सिटीज़। तो यही वही कल परसों डिस्कस करी थी हमने, ये तो नाम याद मत रखिएगा, लेकिन बस ये है। अब कोई अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो आप होप की टैकल कर लोगे टूरिज्म में गवर्नमेंट ने क्या किया है। 5-6 पॉइंट ये नए, एकदम नए पॉइंट्स हैं। अब गवर्नमेंट ने कर्व रख दिया, 3 लाख से ऊपर आप जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो 3 लाख से ऊपर जितने की वो ट्रांजैक्शन है उतनी आपको पेनल्टी लगेगी, यानी उतना आपको फाइन लगेगा। यानी अगर 3.5 लाख की ट्रांजैक्शन आपने कैश में कर दी तो 3 लाख से ऊपर कितना हुआ, 50,000 हो गया।
तो 50,000 का आपको फाइन लग जाएगा। ऐसा रूल एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से। तो ये गवर्नमेंट लाने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन कौन से कर्व किए हैं ब्लैक मनी को, ये एक ऐसा मूव है जो ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए है। और भी गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने ये जो रिकमेंडेशन ना अप्लाई करी है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक मनी पे, जो शाह है, एक पूर्व जस्टिस थे, फॉर्मर जस्टिस शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, और उन्होंने ये रिकमेंड किया था। गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और इसके लिए अमेंडमेंट की जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। और उसके अलावा देखिए एक जो यहाँ पे है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे से भी चालाक है। अब आप सोचो कि एक ट्रांजैक्शन नहीं बात कर रही है गवर्नमेंट, कहीं आप सोचो कि एक ट्रांजैक्शन 3 लाख से ऊपर नहीं कर सकते तो हम डिवाइड करके कर लेंगे। गवर्नमेंट एडवांस है थोड़ी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसमें करी है। एक दिन में आप नहीं कर सकते 3 लाख से ज़्यादा, टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते आप। एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो आपको ऑफकोर्स पता ही है। और ऊपर से एक इवेंट में भी, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ है, फंक्शन को आपको पेमेंट करनी है उसको लेकर, तो ऐसा नहीं है कि आप टुकड़ों में थोड़े थोड़े दिन में रुक रुक के कर दोगे। हाँ भाई आज 10,000 कर दिए, फिर 2-3 छोड़ के 15,000 ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। अगर एक इवेंट हुई है तो उससे रिलेटेड भी आप ट्रांजेक्शन, एक इवेंट से रिलेटेड 3 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। फाइन पता लग गया आपको कितना है। उसके अलावा ये वही कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन काफ़ी आ रही है। डिजिटलाइजेशन में सारी स्कीम्स आधार पे, IMPS, डेबिट कार्ड, ये सब काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। भीम जो एप्लीकेशन सरकार ने चलाई थी, भीम एप्लीकेशन 10 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, 125 लाख ट्रांजैक्शन इसकी हो चुकी हैं। तो ये डेटा वगैरह याद नहीं रखना, लेकिन बस यूँ है कि अब सरकार इससे रिलेटेड 2 नई स्कीम लेके आएगी। एक बोनस स्कीम कि जो लोग डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं उनको बोनस मिलेगा, और कैशबैक मिलेगा उनको। कैशबैक मतलब जैसे पेटीएम चलाता है ना, अगर आप इतने की चीज़ खरीदोगे तो आपको 10% आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो उससे रिलेटेड सरकार अब स्कीम चलाएगी। अब FIPB का नाम आपने सुना होगा। जब भी एक FDI आती थी तो एक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता था जिससे अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर 5,000 करोड़ से नीचे की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार ने कहा नहीं जरूरत हमें, सरकार ने हटा दिया इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को। क्यों हटा दिया, तो देखते हैं क्यों हटा दिया। देखिए 2 तरह की FDI होती है। एक होती है सिंपल FDI जिसमें अनुमति लेनी पड़ती है, एक होती है ऑटोमेटिक FDI जिसमें कोई अनुमति लेनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक रूट से आती है। अब दिक्कत ये है कि 90% जो FDI आती थी वो तो आती थी ऑटोमेटिक रूट से, और सिर्फ 10% के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी FIPB से। तो अब लेकिन वो जिस 10% के लिए इनको अनुमति लेनी पड़ती थी वो भी किसी पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री होती थी बाद में उनके साथ भी डील करना पड़ता था। जब उनके साथ डील करना ही है बची हुई 10% के लिए, तो क्यों इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत देखिए पहले बहुत थी। 1993 के बाद में जब LPG आया था, रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब हमारी इकोनॉमी मार्केट के लिए ओपन हुई थी। उससे पहले तो LPG से पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट थी वही सारे बिजनेस चलाती थी, और मतलब कुछ रेगुलेशंस करती थी। प्राइवेट को अगर प्राइवेट कंपनी को या फिर प्राइवेट बंदे को कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता था उसे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। वो सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री पॉलिसी के हिसाब से। वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते कि पहले, पुराना नहीं आता आजकल सारा करंट अफेयर का फोकस करते हैं। तो उस टाइम पे इसकी जरूरत थी क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारी जो है परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो ये बोर्ड उस टाइम पे बड़ा काम का था। ये सिंगल क्या कहते हैं उसको, सिंगल एंट्री के लिए, मतलब सिंगल विंडो इस्टेब्लिश होगी इस बोर्ड के रूप में कि आपको सिर्फ इस बोर्ड से अनुमति लेनी है, बाकी ये बोर्ड जो है बाकी मिनिस्ट्री से अपने आप आपको लेके देगा। सिंगल विंडो इस्टेब्लिश था, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं है। आजकल ज़्यादातर FDI तो ऑटोमेटिक रूट से आती है, तो इसको हटा दिया। तो यही पूरी न्यूज़ है। तो ये आप लिख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मान लीजिए, या फिर प्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अब बीते कल की बात है। आगे है कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स में एक आर्टिकल सबका आ रहा है अगर आपने फोकस किया हो तो। ये हाउसिंग का है, यहाँ पे ये है, आगे जाके एजुकेशन का है, हेल्थ का है, रेलवे का है, डिफेंस का है, सबके आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। आगे देखिए एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आउटकम सुधारेंगे बच्चों की और एक इनोवेशन फंड बनाएंगे ताकि सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों की जो इनोवेशन को उनको सुधारा जा सके, या फिर इनोवेशन की जो फीलिंग्स है वो कलकेट किए जा सकें और उनका हुनर सुधारा जा सके, उसके लिए इनोवेशन फंड लाएंगे। उसके अलावा ये इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, जेंडर पैरिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लर्निंग आउटकम, टीचर एजुकेशन, ये 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। देखिए एजुकेशन में रिफॉर्म लाना है तो लर्निंग आउटकम सुधारनी पड़ेगी। आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा सकते, आप सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो आगे चल के हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। टीचर की एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे बड़ी बाधा है ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। जब तक टीचर हमारे अच्छे से एजुकेशन देंगे नहीं, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है गीली माटी की तरह होती हैं,
जैसे बच्चों को ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। अगर आप उनको सोचना सिखाओगे तो सोचना सीख लेंगे, रट्टा मरवा दोगे तो रट्टा मार लेंगे। उसके बाद में है एजुकेशन में, वैसे जो इसका पॉजिटिव व्यू आता है कि कुछ खास बढ़ाया नहीं है गवर्नमेंट ने, थोड़ा बहुत 10% जंप किया पिछले साल से, कोई मेजर जंप नहीं हुआ एजुकेशन में। और आगे आते हैं कि देखिए स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन को सुधारना सबसे इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेन तो यही है, एजुकेशन में कुछ स्पेशल स्कीम नहीं है, स्किल डेवलपमेंट में है 3-4 स्कीम्स, वो अब आगे वाली स्लाइड्स में है। बस आउटकम पे फोकस करने की बात कही है। फार्म सेक्टर में क्या हुआ है, फार्म सेक्टर में सुबह हमने एक स्पेशल आर्टिकल भी डिस्कस किया था इस पे। तो फार्म सेक्टर पर देखिए 6% बजट बढ़ गया है पिछले साल से, और कई उम्मीद कर रहे थे कि किसान जो हैं वो नोटबंदी के बाद में उनको स्पेशल रियायत दी जाएगी, लेकिन ऐसी किसी तरह की रियायत उनको नहीं दी गई। तो कुछ सेक्शंस में तो निराशा भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया कि जो फसल बीमा योजना है उसका एरिया बढ़ा दिया है। 30% था ये 2016-17 में, अब बढ़ा दिया इसको 40% कर दिया 17-18 में। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 50% तक ले जाने की है फसल बीमा योजना, जिस एरिया को कवर करती है 2018-19 तक। उसके बाद में सरकार का टारगेट आपको पता है आने वाले 5 सालों में जो है, जो फार्मर्स की इनकम है डबल करनी है, ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। और इस बार जो एरिया है सोइंग जो है वो काफ़ी बड़ी है रबी सीजन की। इवन जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 4.1% रहने वाली है। लेकिन जो देखिए फसल बीमा योजना का एरिया बढ़ा है, दूसरे सेक्शन इस पर यह आरोप लगाते हैं कि इससे किसानों को फायदा नहीं हो पाता, इससे फायदा होता है सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को। एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है स्कीम का, लेकिन फायदा किसानों को ना होकर फायदा हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज को, प्रीमियम बढ़ रहा है और इनको फायदा होता है। एक गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड इरिगेशन फंड लास्ट ईयर बनाया था, और यह फंड ऑपरेट किया जाना है नाबार्ड के द्वारा। ये प्रीलिम का क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे। गवर्नमेंट पूछेगी कि जो डेडिकेटेड इरिगेशन फंड बनाया है वो उसको कौन ऑपरेट करता है, जी नाबार्ड ऑपरेट करता है। तो आगे है देखिए अब इसका जो पिछले साल ये फंड बनाया था इसका कॉर्पस बढ़ा दिया है। पहले 20,000 करोड़ था, अब इसको बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया है। और सरकार ने आपको पता है ई नैम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और एक डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी फंड बनाया है नाबार्ड के अंदर में। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब बात आती है हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर में मार्जिनल इंक्रीज किया है इनके बजट में, और काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स इन्होंने रखे हैं, जैसे कि काला अजर, यहाँ पे देख लीजिए, काला अजर और फिलेरिसिस जो ये रोग होते हैं और काटने से होते हैं, काला अजर और फिलेरिसिस जो पैरासाइट्स वगैरह या फिर कुछ जो फ्लाइज होते हैं वो काट जाते हैं, उनकी वजह से होते हैं, 2017 तक इनको एलिमिनेट करेंगे। लेप्रोसी है, इसको 2018 तक इनको एलिमिनेट कर देंगे। जो मिजल्स है और 2020 तक इनको एलिमिनेट कर देंगे, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी 2025 तक कर देंगे। तो एम्बिशियस टारगेट्स हैं ये, तो ये पहली बार हुआ है। आमतौर पे सिर्फ फंड्स एलोकेशन हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से साफ साफ टारगेट्स को, ये वास्तव में जो है एक महत्वाकांक्षी प्लान जो है गवर्नमेंट का है। और इवन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये अनरियलिस्टिक है, कि इतनी जल्दी तो आप कर ही नहीं सकते। WHO ने कहा था कि आप बात कर रहे हो कि 2025 तक आप टीबी को ख़त्म कर दोगे, जबकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस हिसाब से कि आप 2050 तक भी नहीं कर पाओगे। उसके अलावा 30% का बजट यहाँ पे कह रहे हैं मार्जिनल है, यहाँ पे कहते हैं कि 23% है। 23% तो अच्छा खासा है। 23% का बजट इंक्रीज हुआ है इस बार पिछले साल से। और नेशनल हेल्थ मिशन भी कहती है कि ये टारगेट जो है ऊपर जो डिजीज़ को ख़त्म करने की बात है ये अनरियलिस्टिक है। 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बनाएंगे मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एम्स टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, एक झारखंड में और एक गुजरात में। और बाद में है ये सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव करेंगे। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होती है जैसे गांव वगैरह में होता है, और सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है जैसे कम्युनिटी हेल्थ केयर। सरकार ने इस बजट में एक जननी सुरक्षा योजना की तरह, आपको पता है जननी सुरक्षा योजना में कंडीशनल जो फंड्स ट्रांसफर होते थे, उसी तरह सरकार ने एक और स्कीम चलाई है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। 6,000 रुपये उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करे जाएंगे अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब अस्पताल में जाके अगर वो डिलीवरी करवाती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्कीम है, और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाती हैं। टीकाकरण आपको पता है कि बच्चों के जन्म के बाद में उनका टीकाकरण होता है ताकि उनको पोलियो जैसे डिजीज ना होए। अगर वो ऐसा करवाती हैं तो उनको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह की जननी सुरक्षा योजना टाइप की स्कीम है। डिफेंस सेक्टर के लिए क्या मिला है, डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन है वो 5.6% बढ़ा है, और टोटल एलोकेशन है हमारी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना एलोकेशन किया उसका 12.77% जो है वो डिफेंस को मिलेगा। और वन रैंक वन पेंशन के लिए लास्ट ईयर इंप्लीमेंट की थी, तो उसके लिए कुछ खास बढ़ाया नहीं गया, लेकिन एक सेपरेट एलोकेशन रख दिया गया है एरियर्स के लिए।
लेकिन अब देखिए कुछ डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए जो ये फंड्स है वो काफ़ी कम है। इवन इस बार राफेल खरीदेंगे, उसके लिए फाइटर जेट्स, और दूसरे जो है BAE सिस्टम ये सब देंगे, एक जो है होइट्जर जो है ये सब खरीदेंगे, तो काफ़ी फंड्स जो है कम पड़ जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा तो आपका ये इन्वेस्ट इसी तरह के जो आप डिफेंस डील्स कर रहे हो उनमें ही खर्च हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये कम है, एलोकेशन काफ़ी इनएडुकेट है, अपर्याप्त है। पेंशन भी देनी है आपको, इस बार 7th पे कमीशन एप्लीकेबल हो गया डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो वहाँ भी आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। रेलवे की बात है आगे। रेलवे में देखिए रेलवे सेफ्टी पर फोकस किया गया है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया गया है रेलवे के अंदर में। और जो रेलवे की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जैसे कि IRCTC है जहां से हम टिकट खरीदते हैं, इनको लिस्ट करने की बात की गई है। स्टॉक एक्सचेंज में इनको लिस्ट करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, फंड्स जुटाएंगे, फंड्स जुटेंगे तो और ज़्यादा इनको एक्सपेंड किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सकता है। कंपिटिटिव रेल प्राइसेस जैसे फ्लाइट्स में होती है, शुरू में होते हैं रेट, जैसे मान लीजिए 100 रुपये रेट है, अगर 10% टिकटें बढ़ गई तो रेट बढ़ जाएगा 110 हो जाएगा, अगर 10% और बढ़ गई तो 10% रेट और बढ़ जाएगा, फिर 121 हो जाएगा। ऐसे कंपिटिटिव प्राइसिंग यानी रेट के हिसाब से जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसकी रेट बढ़ जाएगा टिकट का। फ्लाइट्स में जो होता है वो यहाँ भी। बाद में इसको पैसेंजर सेफ्टी पर फोकस किया गया है, कैपिटल एंड डेवलपमेंट वर्क पर, क्लीनिनेस पर, साफ सफाई पर, और एक्रूअल अकाउंटिंग रिफॉर्म। एक्रूअल अकाउंटिंग रिफॉर्म क्या होते हैं आगे है, मतलब बता देता हूँ एक्रूअल अकाउंटिंग रिफॉर्म क्या होते हैं। देखिए इस तरह के रिफॉर्म्स होते हैं जब आप कोई पेमेंट करते हो, यानी आपका जो हिसाब किताब होगा वो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस पे नहीं होगा। कैश के ट्रांजैक्शंस तो ये कहते हैं आगे पीछे हो जाती हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग रिफॉर्म होता है रेवेन्यू और इनकम को देखते हुए, यानी आपने हिसाब में चढ़ा दिया कि हाँ मुझे इतना इसका रेवेन्यू होगा और इसकी इतनी इनकम होगी, मुझे इससे यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर करूँगा, तो मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया। हम देखते नहीं रहेंगे कैश को, कैश आज आ रहा है कल आ रहा है, इस हिसाब से तो हमारी अकाउंटिंग में दिक्कत आ जाती है। सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को लेके जो अकाउंटिंग होती है उसको कहते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग रिफॉर्म्स। कैश ट्रांजेक्शन पे इस पर फोकस नहीं करते हैं। और एक सेफ्टी फंड का आपको पता है 1 लाख कॉर्पस का सेफ्टी फंड बनाया गया है और 5 साल तक ये देंगे। इसमें से 5,000 गवर्नमेंट, 5,000 जो है सेंट्रल ने अब इस साल दे दिए हैं 20,000 में से। और क्या प्रावधान ये है कि 75% है वो गवर्नमेंट देगी। यानी गवर्नमेंट तो दोनों ही है, जो गवर्नमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो 75% देगी, 25% जो है रेलवे को जुटाने पड़ेंगे। पानी पी लेता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए कंपिटिटिव टिकट प्राइसिंग हो गया और उसके बाद में लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट भी हो गया। जो ये रेलवे कंपनी जैसे कि IRCTC इनको लिस्ट करवाएंगे। और जो किराया है पैसेंजर्स का किराया, वो किन बातों पर फोकस होगा, उनको रेशनलाइज करेंगे। हमने सुबह भी डिस्कस किया था सोशल ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, कंपटीशन बाकी एरिया से। आजकल आपको पता है कि एयर से और जो शिपिंग से, रोड से, सबसे कंपटीशन मिल रहा है रेलवेज को। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए किराया निर्धारित किया जाएगा फ्रीट का, सामान ढोने का। एक रेलवे का और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है ये फंड का, हमें पता है मिल गया। कहाँ लगाएंगे फंड, अब उस पर देख लीजिए। पहले जो हमारे डब्बे थे ना, उन डब्बों में ये सेंटर बफर कपलर नहीं लगा होता था। कपलर की सहायता से ये एक्सीडेंट्स कम होते हैं, तो रिट्रोफिटिंग करेंगे। रिट्रोफिटिंग क्या होता है? रिट्रोफिटिंग होता है कि कोई चीज़ पहले जब बनाई गई थी तब ना लगी हो, लेकिन अब फिट कर रहे हैं, बाद में फिट कर रहे हैं। यानी ये बफर कपलर लगाएंगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। LHB डब्बे, ये डब्बे से एक्सीडेंट्स कम होते हैं। और ये आपको पता है हम कपूरथला में बनाते हैं, तो अब सारे के सारे यही बनाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स कम हों। और ये अपना सेफ्टी फंड लगाएंगे, जैसे कि काफ़ी पुरानी जो एसेट है सिग्नलिंग सिस्टम, इनका बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का अभी भी है, इनको एलिमिनेट करके जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग फाटक होता है, तो कई जगह पे आज भी फाटक नहीं है लेवल क्रॉसिंग। और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि जो है इनकी टेक्नोलॉजी जिससे ये रेलवे से अप्रोच करती है उनको मॉडर्नाइज करेंगे, और वर्किंग जो ट्रैक वगैरह उनको सुधारेंगे, और पुल बनाएंगे ऊपर, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, ये सारी है। अगर रेलवे की सेफ्टी पर क्वेश्चन आता है ना, ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट याद रखिएगा आप। मतलब ये सिग्नलिंग सिस्टम, एंटी जो अवॉइडेंस, जो टक्कर ना हो आपस में, उसके लिए एक सिस्टम था। और ये लेवल क्रॉसिंग के लिए सिस्टम था, LHB डब्बे थे या फिर कपलर था। ये सारे 6-7 पॉइंट है, याद रखिएगा इन्हें। आगे ये रेलवे का ही है इंपॉर्टेंट। PSUs को लिस्ट करेंगे। अकाउंटिंग रिफॉर्म्स ये हमने डिस्कस कर लिया, पहले से एडवांस में डिस्कस कर लिया है। बुलेट ट्रेन पे अभी कोई बात नहीं हुई है। कंसेप्चुअलाइज किया गया था इसे 2-3 साल पहले, लेकिन अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं है कितने टाइम फ्रेम में बुलेट ट्रेन आएगी। आगे PIB के रिलेटेड है ये। उद्यानोत्सव
उद्यानोत्सव कुछ नहीं है, ये प्रेसिडेंट निवास में काफ़ी जो है, जो फूल वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो हर साल प्रेसिडेंट जो निवास है वो खुलता है आम जनता के लिए। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है उद्यानोत्सव है जो 5 फरवरी से लेके 12 मार्च तक चलेगा। इसके बीच में आप राष्ट्रपति निवास में विजिट कर सकते हो और उसको अंदर से देख सकते हो, उनकी फूलों की खूबसूरती को तो आगे देखिए, ये पीआईबी के कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। तो इमेजेस से ये सारा हमने अभी तक डिस्कस किया वो रिवाइज हो जाएगा, प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूज़पेपर में नहीं मिल पाए, ये पीआईबी की इमेजेस हैं ये, तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से इसे डिस्कस करते हैं। तो इससे हमारा बजट है काफ़ी पक्का हो जाएगा। 3-4 बार डिस्कस कर लिया, सुबह डिस्कस किया, अभी डिस्कस कर लिया, और इन इमेजेस में भी सारा डिस्कस हो जाएगा। फार्मर के लिए क्या किया, फसल बीमा योजना का एरिया बढ़ा दिया, और एक कृषि विज्ञान केंद्र, इनकी लैब्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी, मिनी लैब्स भी बढ़ाई जाएंगी, जहाँ पे बड़ी लैब नहीं खुल पाती वहाँ मिनी लैब्स बढ़ाई जाएंगी। और जो इनके क्रेडिट है उनको भी बढ़ा दिया गया। 10 लाख करोड़ अभी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट एक तरफ से होलिस्टिकली इन्वेस्ट करेगी या फिर खर्चा यहाँ पे होगा। और ई मार्केट है वो भी, उनको भी एक्सपेंड किया जाएगा, और 585 जो APMC एक्ट होता है उसमें ई मार्केट को लाया जाएगा। तो बस ये फार्मर्स के लिए है। और फिजिकल मैनेजमेंट का हमने सुबह डिस्कस किया था, याद है आपको, कि रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.9% है, ज़्यादा बढ़ाया नहीं है गवर्नमेंट ने। और 3.48 लाख करोड़, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट याद कर लीजिए आप, 1.9% यानी 1.9%। तो आगे क्या है, फिजिकल डेफिसिट सुबह हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको, 3.2%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बढ़ा के 25% बढ़ाया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ के जो इकोनॉमी है वो स्टिमुलेट होगी, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, FIP बोर्ड को समाप्त कर दिया है। और उसके बाद में ये स्पॉट मार्केट हैं उनको एक इंटीग्रेट करने की बात की गई है। और ये शेयर जो है वही सेम बात IRCTC और दूसरी जो कंपनियां IRFC और IRCON, इनको लिस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ये बैंक्स या डीमेट अकाउंट के रजिस्ट्रेशन है इनको आसान कर दिया गया है। और FIP के लिए पैन कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है, इस तरह की जो बात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें भी जो फंड्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 2.44 लाख करोड़ ये फिक्स कर दिया गया है इस फंड्स को बढ़ा के। और इसके अलावा जो एक टीम होती है इमरजेंसी के लिए, अगर साइबर सिक्योरिटी में जो भी इमरजेंसी सिचुएशन कोई आती है, जिसके लिए एक टीम होती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERTFIN, ये अब इस्टेब्लिश कर दी गई है। ये तो पहले ही थी, ये पता नहीं क्यों लिखा है, ये तो पहले ही थी, पता नहीं। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं, हर साल बजट में उनको कह देते हैं, मतलब फंड्स दे दिए इसलिए आज बन गया, आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, आज गवर्नमेंट ने उसका पहली बिल्डिंग बना दी। तो ये चलती रहती हैं, कई साल से चलती रहती हैं कई बार। जैसे आगे है टैक्स रिफॉर्म्स जो है, और ऊपर से उसके ज़्यादा जो है हाउसिंग्स। ये देखिए यहाँ पे जो कारपेट एरिया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमने डिस्कस किया था, वो गवर्नमेंट ने उसमें रिफॉर्म्स लाके अब जो है वो यूज़र फ्रेंडली बना दिया है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल जाइंट्स जो हैं, वो जो फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, उसमें भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ऊपर कुछ और ऊपर लिख रखा है टैक्स रिफॉर्म्स है, और नीचे जो स्कीम्स लिख रखी हैं वो हैं प्राइसिंग से रिलेटेड, अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड। PIB वाले भी गलती करते हैं कभी कभी। आगे सेम पिक्चर है। तो रूरल पॉपुलेशन के लिए क्या किया है, मनरेगा का है, मनरेगा के लिए अब स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि मनरेगा की स्कीम को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके, और बढ़िया रिफॉर्म्स के साथ में। एलोकेशन बढ़ा दिया, मनरेगा का हाईएस्ट है अभी तक की हिस्ट्री का, 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा को मिले हैं। और 2018 तक हमारे सभी गांव हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को पाइप्ड वाटर मिलेगा, आर्सेनिक फ्री, ये हमने सुबह भी डिस्कस किया था। यानी जो विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री होते हैं उनको पानी जो मिलेगा वो आर्सेनिक फ्री मिलेगा। आर्सेनिक से काफ़ी तरह के डिजीज होते हैं। और रूरल पॉपुलेशन के लिए फंड्स है वो बढ़ा दिए गए हैं, 1,87,000 इतने करोड़ जो भी हैं ये इतना करेंगे। और अंत्योदय योजना के तहत में 50,000 गांव ऐसे होंगे जिनको रिकग्नाइज किया जाएगा और जो उनको पुअर्टी के उस दायरे से बाहर निकाला जाएगा, तो गवर्नमेंट उनको सहायता प्रोवाइड करेगी। और वुमेन का पार्टिसिपेशन है मनरेगा में वो बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, पहले 50% था ना। यानी मनरेगा में जो काम मिलेगा 55% वुमेन को काम मिलेगा मनरेगा के अंदर में।
हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ये स्कीम हमने अभी अभी डिस्कस करी कि जननी सुरक्षा योजना टाइप की स्कीम है, प्रेग्नेंट वुमन को 6,000 रुपये मिलेंगे, और ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। और इसमें अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाती हैं तो, और उसके बाद में ये जो नवजात शिशु होते हैं उनका टीकाकरण करवाएं यानी वैक्सीनेशन अगर उनकी करवाई जाए, देन दे वुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम्स, एंड दिस इज सिमिलर टू द स्कीम विच गवर्नमेंट प्रीवियसली लॉन्च्ड एट द जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ थे, सम डिजीज़ लाइक फिलेरिया, कालाजार, इनके लिए गवर्नमेंट्स ने टारगेट रखे हैं जो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स हैं। 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें बढ़ाएंगे, डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। ऑल इंडिया जो है ये एम्स 2 बनाए जाएंगे, एक झारखंड में, गुजरात में। 1.5 लाख जो हेल्थ सब सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसके बाद में क्या है, वुमेन के लिए क्या किया है इस पूरे बजट में। वुमेन के लिए देखिए स्पेशल 1,33,327 करोड़। फंड इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्कीम, अब देखिए अब इसको कई जगह यूज कर सकते हो ना। अब हेल्थ सेक्टर में क्या किया, वुमेन के लिए क्या किया, सेम पॉइंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है, महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र देखिए गांव के लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1 सेंटर ये है वुमेन्स के लिए। जितने भी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है उनके न्यूट्रिशन लेवल के लिए, उनकी डिजिटल लिटरेसी के लिए, या फिर उनकी किसी भी तरह की इंपावरमेंट सशक्तिकरण के लिए जो स्कीम है वो एक सेंटर पे मिलेगी। आंगनवाड़ी के सेंटर जो होता है उसके अंडर में एक बनाया जाएगा महिला शक्ति केंद्र, ताकि महिलाओं को पता हो अपने राइट्स का, उनको सभी स्कीम्स एक छत के अंदर मिलेंगी तो ज़्यादा स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सकेंगी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंड मिलता है, उनमें भी वुमेन्स को है तवज्जो दी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, एक स्ट्राइव स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए स्ट्राइव, ये स्कीम का पूरा नाम है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एंड इन्हेंसमेंट। ITI से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको एक अप्रेंटिस जो प्रोग्राम मिले और इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी स्किल्स डेवलप हो, उसके लिए ये है स्कीम स्ट्राइव। ऊपर से गवर्नमेंट ने एक संकल्प प्रोग्राम भी चलाया है 4,000 करोड़ की सहायता से। ये मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग देगा 3.5 यानी 3.5 करोड़ यूथ को मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग ये देगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्वयं प्लेटफॉर्म चलाया है। स्वयं प्लेटफॉर्म आपको पता होगा, वेबसाइट खोल के देखिएगा स्वयं की। स्वयं ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, फिर IIT या फिर IIM के जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये अपने वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो ओपन सोर्स है ये। जैसे रोमन सैनी ने अनअकैडमी बनाया हुआ है, वो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया हुआ है, लेकिन जो इन्होंने बनाया है स्वयं, ये गवर्नमेंट का है। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं IIT के, IIM के या फिर यूनिवर्सिटीज़ के, वो अपने जैसे पॉलिटिकल साइंस पे, सोशोलॉजी पे, या फिर दूसरे जो ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग पे अपने अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं। काफ़ी अच्छा है ये स्वयं की वेबसाइट आप खोल के देखिएगा, फ़ायदा होगा। और ये बजट, ये जो सारा जो डेटा है वो थोड़ा बहुत लास्ट में दोबारा से देख लेते हैं। डेफिसिट 3.2% गवर्नमेंट ने रखा है, 1.9 रेवेन्यू डेफिसिट, और बाकी ये जो है प्राइमरी डेफिसिट, इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा दें तो होता है ये। तो बस ये सारा है। तो आज हम बाकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड है। बजट आज डिस्कस कर लिया सुबह, और ये मिला के मुझे लगता है अब तो हमें कुल मिला के 2-3 बार रिवाइज हो गया, तो एक तरह से हमारा रट्टा हो गया है बजट का। भूलेंगे नहीं, आगे भी जब पॉइंट्स आएंगे तो रिवाइज कर लेंगे, तो जबरदस्त पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।